तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो डीएसएसबी की है। डीएसएसबी सोशल वेलफेयर ऑफिसर की ये क्लास है और आप सभी से मैंने सिलेबस दिखाया था आप लोगों को और उसके अंतर्गत दिखाया था मैंने। एक टॉपिक था उसके अंदर प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे। ठीक है, नई शिक्षा नीति देखेंगे और ये क्रम में चलेगा टॉपिक आपका। और उसके बाद आप लोगों का रहेगा सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य रहेगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक क्रम रहेगा। पहले आपका प्रौढ़ शिक्षा, फिर नई शिक्षा नीति, फिर उसके बाद सतत विकास। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रौढ़ शिक्षा को लेकर। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, जब ये क्लास समाप्त होगी तो क्लास समाप्त होने के बाद पूरी वीडियो का लिंक और पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए आप सभी लोग जरा, प्रौढ़ावस्था की आयु क्या होती है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं मनोविज्ञान में, तो प्रौढ़ावस्था की आयु क्या दर्शाई गई है? बताइए। प्रौढ़ावस्था नहीं पता? प्रौढ़ावस्था की आयु बेसिकली अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के आधार पर बात करते हैं, अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं रहेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा एक बार सभी लोग। ठीक है, तो जो प्रौढ़ शिक्षा की आयु की बात होती है वो आप दर्शाइएगा 35 से 40। ठीक है, किसी किसी जगह पे इसी उम्र में अगर हम बात करें प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ावस्था की, तो कहा जाता है कि 35 से 40। कहीं कहीं बताया जाता है कि युवा जो है युवा अवस्था समाप्त हो जाने पर, किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था आती है। यानी युवा अवस्था पेपर में लिखा रहता है ना, इसी तरीके से भी युवा अवस्था के समाप्त होने पर या होने के बाद, होने के पश्चात जो अवस्था आती है वह अवस्था का क्या नाम है? प्रौढ़ावस्था है। पूर्णावस्था। हाँ, प्रौढ़ावस्था है। अब देखिए, प्रौढ़ावस्था को योग्यता, परिपक्वता, उत्तरदायित्व का भाव और अस्थायित्व से लक्षित किया जाता है प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्रौढ़ावस्था की आयु को लेकर। अच्छा, प्रौढ़ावस्था की अगर मैं आपसे बात करूं, क्या प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था एक है? तो जवाब आपका आना चाहिए नहीं, है ना। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था अगर पूछेगा क्या एक है, तो जवाब आपका क्या होगा? नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों नहीं होते। मनुष्य एकदम से वृद्ध नहीं होता है। जब उसकी युवावस्था समाप्त हो रही होती है तो उसकी आयु परिपक्व अवस्था तक प्राप्त कर लेती है और यह अवस्था जैसे ही परिपक्व हो जाती है तो वह प्रौढ़ावस्था वहां पे आ जाती है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, प्रौढ़ावस्था। अच्छा, हम वयस्क को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक परिपक्वता या शादी के लिए कानून उम्र या मताधिकार या मतदान का अधिकार प्राप्त कर लिया हो, उससे हम लोग वयस्क दर्शाते हैं या एडल्ट दर्शाते हैं, है ना, एडल्ट दर्शाते हैं। तो आप ये बात भली भांति तरीके से रूबरू होंगे युवा अवस्था की आयु से। तो युवा अवस्था की आयु आपको बता दें किशोरावस्था के बाद की होती है। किशोरावस्था के बाद की होती है। क्लियर है? बताइए एक बार स्पष्ट करिए। जी सर। बेसिकली इस युवा अवस्था की जब मैं आयु की बात करता हूं तो कई किताबों में और कई विद्वानों ने युवा अवस्था को 21 से 45 वर्ष माना है। यानी अब ये चीजें आप सही तरीके से सोच सकते हैं कि युवा अवस्था समाप्त होने के बाद किशोरावस्था, सॉरी, प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था आती है। ऊपर मैंने अगर आपसे बताया यहां पे कि 35 से 40 वर्ष, यहां पर
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल जवाब दीजिएगा आप लोग कि अगर किताब में प्रौढ़ावस्था लिखा पूछेगा तो 35 से 40 बताइएगा, या तो युवावस्था समाप्त होने के बाद बताइएगा। और यदि युवावस्था की आयु पूछता है तो 21 से 45 वर्ष बताइएगा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, किसी किसी किताबों में 21 से 30 वर्ष बताया गया है। और जब ये 21 से 30 हो जाता है तो 30 से उसके बाद 45 या 40 आप दर्शा सकते हैं प्रौढ़ावस्था को भी, है ना। तो मुझे उम्मीद भी है कि इस प्रश्न को जब आता है परीक्षा में तो हम अपने कॉमन सेंस से ही लगाते हैं, ऑप्शन के आधार पे लगाते हैं, कौन सा ऑप्शन किसको किस तरीके से दिया गया है। ऐसे प्रश्न इसी के आधार पे ही लगाए जाते हैं। आप सबको भली भांति तरीके से पता है वोट देने का अधिकार कब से रखा गया है? सर 18 के बाद, किशोर अवस्था से। हाँ, मतदान करने की आयु जो दर्शाई गई है, आप सभी लोग कहते हो कि पहले बेसिकली 21 वर्ष था, पहले जो था 21 वर्ष था, अब 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतदान की आयु 9 दिसंबर 1988 को किया गया था। भारतीय संविधान लोकसभा के और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया था। और वहां आपको बताया गया क्या कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का अगर कोई है, किसी भी जाति या धर्म या लिंग या साक्षरता आदि में वो आता है, तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार है। और यह बात 9 दिसंबर 1988 को बताया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर रहेगा? इतनी बात स्पष्ट है? बताइए, बोलिए बोलिए एक बार। अब इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, इन सभी में मेच्योरिटी होना बेसिकली वयस्क अवस्था या युवा अवस्था में हमें देखने को मिल जाता है। इसी में ये बच्चा मैच्योर हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि मिनिमम आयु प्रौढ़ावस्था की कितनी है, मिनिमम, न्यूनतम, तो क्या बताओगे? न्यूनतम 35, 34, नो नो 35 साल, 21 वर्ष, है ना। सर वो कुछ युवा वाली हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रौढ़ावस्था की औपचारिक न्यूनतम आयु जो दर्शाई गई है वो 21 वर्ष है, वो 21 वर्ष है। ये बात आप ध्यान रखिएगा प्रौढ़ावस्था के दौरान। ये किताब में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी में सवाल आया हुआ था और 21 वर्ष उत्तर प्रदेश आयोग ने माना भी था, है ना, प्रौढ़ावस्था की आयु, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि प्रौढ़ावस्था को शून्य से समझाया या समझना नहीं है या नहीं जा सकता है। मतलब शून्य से मतलब क्या है, इसका कहने का तात्पर्य ये रहा ना कि हम इसको जीरो लेवल से, कारण यह है कि अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है, अलग अलग अवस्थाओं में रिप्रेजेंट होता है। परंतु हम ये जान सकते हैं यहां पे कि प्रौढ़ावस्था की अगर न्यूनतम आयु पूछेगा तो 21 वर्ष, यदि आयु पूछेगा तो आप बताएंगे 35 से 40, 35 से 45 बता सकते हो, 30 से 45 भी बता सकते हो। 30 से 45 की आयु को भी आप कह सकते हो कि प्रौढ़ावस्था आयु है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष बता सकते हो, और 35 से 40 वर्ष भी आप बता सकते हो कि यह प्रौढ़ावस्था की आयु है। सर अगर ऑप्शन ऐसे 30-45 जैसे दिया हुआ है और 35-40 दिया हुआ है तो फिर कैसे लगाएंगे? नहीं, ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा मैम। देखिए मैं आपको ऐसे बता दूं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने आपको कई बार आपको बताया भी है कि अगर प्रौढ़ावस्था की आयु, देखो पहले मैं बता दूं एक बार, जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है वही प्रश्न पूछा जाएगा। एग्जाम में आप कहो कि 30 से 45 आ जाए, आप कहो कि 35 से 45 आ जाए, ठीक है, आप कहिए कि 21 से 35 आ जाए, ठीक है, और 18 से 12 से 18 कर लो, 12 से 18 आ जाए,
तो ये तो मान लीजिए एलिमेंट कर लिया। अब तीनों आयु मैंने आपको बताया, यहाँ पे तीनों आयु के बारे में बताया है ना। तो प्रौढ़ावस्था की आयु अब एक बार सोचिएगा भी, तो उस आधार पे अगर मैं बात करूंगा तो जो आयु दर्शाती है वो 30 से 45 वर्ष वाली दर्शाएगी यहाँ पे आयु। अगर बाय द वे इस तरीके से बनेगा भी तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट जाएगा पहले। और लेकिन इनमें से इस तरीके का ऑप्शन वो देगा ही नहीं कि आप कंफ्यूज हो, क्लियर कट में देगा वो आपको, ये होगा ही नहीं, ना ही ये होगा, ये आपको बता दूं। सीधा सीधा या तो ये वृद्धावस्था को आयु देगा, फिर उसके बाद बाल्यावस्था की आयु देगा, फिर उसके बाद ये किशोरावस्था की आयु देगा, और एक आपको तो ये प्रौढ़ावस्था की आयु देगा। इन्हीं चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इसी चारों में से, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शन बनाए जाएंगे, इस तरीके का ऑप्शन कोई बनता ही नहीं पहली बार, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, इससे सांस्कृतिक संदर्भ में या गतिविधि की प्रकृति में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा अवधारणा को विभिन्न शब्दों जैसे वयस्क शिक्षा, वयस्कों की शिक्षा, वयस्कों के लिए शिक्षा माध्यम से व्यक्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं वयस्क शिक्षा क्या होती है? बता सकते हो? वयस्क शिक्षा पता होना चाहिए भाई, बड़ा एडल्ट एजुकेशन। ये प्रौढ़ शिक्षा को ही बोलेंगे ना सर, जो बिल्कुल 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 करेक्ट जवाब। प्रौढ़ शिक्षा को अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं तो हम इसको एडल्ट, है ना, एडल्ट, है ना, एडल्ट एजुकेशन कहेंगे ना जी, एडल्ट एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों के वैकल्पिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, अगर आपके पेरेंट्स, कुछ घरों में मैंने देखा है, अगर उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बच्चे उन्हें हस्ताक्षर करना सिखाते हैं। क्यों? अब आपको मैंने बताया कि औपचारिक शिक्षा आयु, जो आयु है वो पार कर चुके हैं वो लोग, है ना, वो पार कर चुके। तो हमने क्या सिखाया कि जो वो नीड है, जो उनकी जो नीड है, उनकी आवश्यकता के आधार पे हमने एजुकेशन दिया है, तो वो क्या कहलाता है? प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। हमने क्या कोई करिकुलम लागू किया, कोई पाठ्यक्रम लागू किया कि आपको आज से लेके ज्ञान तक की पूरे आने चाहिए वर्णमाला? नहीं ना। तो ये बेसिकली वयस्क शिक्षा को दर्शाता है, यही प्रक्रिया है ना। तो प्रौढ़ शिक्षा से जो भाव है, उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गवा दिया है, औपचारिक शिक्षा की आयु पार कर चुके हैं। उसी संबंध में इसको समझा जाता है कि वयस्क ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों के नए रूपों में प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित और निरंतर स्वशिक्षण आधारित गतिविधियों में संलग्न करना है। इसी चीज को जो है प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता है। लिडमैन एक विद्वान है जिन्होंने बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप बताए थे। प्रौढ़ शिक्षा में एक परिभाषा देते हुए 1961 में कहे हैं इन्होंने कि प्रौढ़ शिक्षा जिसे अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया गया है कि वहीं से शुरू होती है जहां व्यावसायिक शिक्षा छूट जाती है। प्रौढ़ शिक्षा, अब जहां व्यावसायिक शिक्षा छूटती है, देखो अगर किताबी भाषा बात करते हैं हम लोग तो 21 वर्ष आता है, ठीक है। और प्रौढ़ शिक्षा कुछ लोगों को जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे सीखने का अंतिम अवसर प्रदान करती है, इसी को प्रौढ़ शिक्षा। और कुछ लोगों को सीखने के लिए बुनियादी कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए वे सीखने, पढ़ने, लिखने और अंकगणितीय में दाखिला लेते हैं। वह परिपेक्ष कहलाता है प्रौढ़ शिक्षा। पढ़ने लिखने यानी आप ध्यान रखिएगा 3R, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। 3R पेपर में आता है और यह प्रौढ़ शिक्षा को रिलेट कराता है, प्रौढ़ शिक्षा को 3R रिलेट कराता है ना। अब 3R अगर आपसे पूछता भी किसने दिया, तो लिडमैन का नाम आप भी लगा भी सकते हो, लिडमैन के द्वारा दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के कुछ मूल सिद्धांत है। आधिकारिक मान्यता के माध्यम से पूर्व ज्ञान और दक्षताओं को स्वीकार करना प्रौढ़ शिक्षा का मूल सिद्धांत है। ये
सभी संगठित शैक्षिक प्रक्रियाओं को शामिल करना और सभी विषय वस्तुओं और स्तरों विधियों को शामिल करना, क्षमताओं, ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहारों को विकसित करना और वयस्कों की दक्षताओं को बनाए रखना और लगातार उन्नत करना। वयस्कों के लिए औपचारिक और गैर अनौपचारिक या औपचारिक शिक्षा को शामिल करना। ये स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाती है और प्रतिस्थापित करती है। वयस्क प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए उनके प्रशिक्षण और सीखने के हस्तक्षेप में सक्रिय और व्यवहारिक भागीदारी शामिल होनी चाहिए और लागू करने योग्य तकनीकों और पद्धतियों को पेशकश करनी चाहिए जो तुरंत उनके दैनिक जीवन में सुधार करे। वही प्रौढ़ शिक्षा के मूल सिद्धांत होते हैं। मूल सिद्धांत का मतलब बेसिक चीजें हैं कि ज्ञान और कौशल को स्वीकारो, है ना, विधियों और स्तर और शैक्षिक प्रक्रियाओं को एक साथ ले आने का प्रयास करो, ज्ञान, दक्षता, दृष्टिकोण, व्यवहार को विकसित करो, ठीक है, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा में शामिल करो। किसके माध्यम से, है ना, क्योंकि ये प्रतिस्थापित हो रही ना, किसी एक जगह ले रही है, तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का, है ना, प्रारंभिक शिक्षा को एक प्रकार से बढ़ावा देती। भले आप 21 साल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ ही कहलाएगा अगर आप हस्ताक्षर सीख रहे हैं करना, तो है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा के, देखिए एक क्वेश्चन आया, अब अगर क्वेश्चन बना कि प्रौढ़ शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या होंगे, तो वयस्क महिलाओं के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पहला ऑप्शन। वयस्क की दक्षताओं को बनाए रखना, लगातार उन्नत करना, आधिकारिक मान्यताओं और माध्यम से पूर्व ज्ञान और दक्षताओं को स्वीकारना, शिक्षा की पहुंच और अवधारणा को हटाना। तो देखिए ये तो होगा नहीं डी ऑप्शन, यानी अब आपने पहले ऑप्शन को और सी वाले ऑप्शन को हटा दिया। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सर ए और बी। ए और बी, वयस्क महिलाओं की बुनियादी शिक्षा। क्यों, ये महिलाओं के लिए, क्या पुरुषों के लिए नहीं है? पहला हट जाएगा। बी और सी, सी और बी और महिलाएं नंबर 4। बिल्कुल, सी और बी, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझो बात को, प्रौढ़ शिक्षा तो बेसिकली वयस्क में आ गया ना, महिला पुरुष, दक्षताओं को बनाए रखना और उसको लगातार उन्नत करना। मैंने अभी आपको ऊपर देखो मिलेगा, आधिकारिक मान्यताओं के माध्यम से पहले का ज्ञान और दक्षताओं को स्वीकारना, यानी बी और सी तो करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके का सवाल बनेगा। अगर केवल पुरुषों की भी बात करेगा तो भी नहीं होगा, महिलाओं की बात करेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियर बात करता है प्रौढ़ शिक्षा, और ये दोनों के लिए होता है, ये दोनों के लिए होता है। आधुनिक भारत में प्रचलित शिक्षा के समस्त अंगों के समान प्रौढ़ शिक्षा की धारणा भी यूरोपीय है। जब यूरोपीय निवासियों ने शिक्षा संबंधी विचारों को भारत में प्रवेश हुआ, तब नगरों में निवास करने वाले प्रौढ़ों में भी अपनी भौतिक संपन्नता में वृद्धि करने के लिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा उदय हुई। उनकी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम सिफारिश की थी सन 1882 में हंटर कमीशन की, है ना। और उसने सिफारिश की कि निरक्षर प्रौढ़ों के लिए जहां जहां संभव हो वहां वहां रात्रिय विद्यालय की स्थापना की जाए। आपने नाम सुना होगा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया है बताइए? सर 1882। 1882 में आया था, बिल्कुल बात सही जवाब है। अब पूछता है ये भी कि हंटर कमीशन जब ये लाया गया तो किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया, क्योंकि लॉर्ड रिपन द्वारा देश में उस समय मौजूद शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, कुछ सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था हंटर कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन, है ना। दूसरा कब आया था? अगर पहला 1882 में आया था तो दूसरा कब आया था बताइएगा? दूसरा 1919 में, 1964। नहीं 1919 में हंटर कमीशन आया था दूसरा, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति कहा जाता है। यह ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुई क्रूर और अमानवीय घटना की जांच के लिए नियुक्त की गई थी हंटर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो बेसिकली 1882 में हंटर शिक्षा आयोग
1919 में हंटर आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशों और रिपोर्टों पर चर्चा की गई और इसी प्रक्रिया में इस आयोग को ले आया गया, इसी आयोग को लेकर आया गया। ठीक है, जो पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता की बात थी वो 1854 की बात थी, मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में या उसके दृष्टिकोण में। तो भारत में शिक्षा की सामान्य परिषद द्वारा भारत में शिक्षा की गतिविधियों को देखने के लिए लॉर्ड रिपन ने एक दौर चलाया था 1880 से लेकर 1884 के बीच में, है ना। इस चीज को दर्शाता है। सर 54 में क्या हुआ था? 1800 पुनर्मूल्यांकन किया गया था हंटर कमीशन का। पुनर्मूल्यांकन, ठीक है हाँ, सर। आपने नाम सुना होगा वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच ने किया था, है ना। यदि बात करें, यद्यपि कमीशन की सिफारिश का कोई तत्कालिक फल ना मिलना, तथापि दैव शासन जो है, द्वैध शासन 1920 और 1937 के बीच में, एक प्रांतीय स्वशासन 1937 से 1947 के में, भारतीय शिक्षा मंत्रियों ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किए। दोनों में आया, द्वैध शासन में भी ये प्रौढ़ शिक्षा का सराहनीय कार्य हुआ, प्रांतीय स्वशासन में भी सराहनीय कार्य हुआ प्रौढ़ शिक्षा का। स्वतंत्र भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। इसीलिए सन 1949 में प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा के नाम देकर उसके कार्य क्षेत्र को विस्तार किया गया। तो नाम कब बदला गया? प्रौढ़ शिक्षा का नाम दिया गया 1949 में समाज शिक्षा। 1949 में क्या कहा गया? इसको समाज शिक्षा कहा गया, इसको प्रौढ़ शिक्षा को बोला गया था 1949 में। ठीक है, और उसका नाम देकर उसके कार्य क्षेत्रों को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया। एक प्रकार से उसको देखने को अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन के फील्ड से उसको अन्य नामों से जानने के बजाय समाज शिक्षा के नाम से जाना जाए और समाज को एकत्र किया जाए, एक प्रकार से भागीदारी के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसलिए समाज शिक्षा बोल दिया गया उसको। प्रौढ़ शिक्षा के कुछ विभिन्न नाम रहे, उन नामों को भी देख लेते हैं, क्या क्या नाम रहे। प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग होता रहा है, साथ ही समय की मांग और व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी अवधारणा में भी परिवर्तन होता रहा है। भारत में निरक्षरता की गंभीर समस्या ने इसकी अवधारणा को साक्षर तक सीमित रखा, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार इसमें साक्षरता के साथ जागरूकता और व्यवहारिकता का समावेश किया गया। समय समय पर इसकी अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसका नाम भी बदला गया। जैसे पहला था समाज शिक्षा। भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कमाल जो है कमाल आजाद, ठीक है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, इसको समाज शिक्षा का नाम दिया गया और इसमें नागरिक शिक्षा और आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य, भावनात्मक एकता और संदर्भ बोध का समावेश किया गया। तो पेपर में ये नहीं सवाल आता है कि भाई समाज शिक्षा के तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन है। ये अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो आपसे वर्तमान के पूछेगा, पार्ट 1 में डीएसएसबी में, पार्ट 1 में वर्तमान को लेकर पूछेगा। तत्कालीन का मतलब तत्कालीन कुछ समय के लिए बनाए गए हैं भाई, फिर हट जाएंगे वो, अस्थायी है वो, तत्कालिक है। तो प्रश्न ये पूछेगा कि जब पहली बार प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा बनाया गया था, उसमें किन किन चीजों का समावेश किया गया था, प्रश्न ये था, ये आएगा। और आपको बताना होगा नागरिक शिक्षा शामिल किया गया, आर्थिक सुधार शामिल किया गया, स्वास्थ्य शामिल किया गया, भावनात्मक एकता शामिल किया गया। ये पेपर में सवाल बनेगा। इनमें से कोई कहेगा एलिमेंट करो, इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है, ऐसे एलिमेंट करने के लिए पूछेगा। दूसरा, जन शिक्षा। चीन में प्रौढ़ शिक्षा के लिए जन शिक्षा का नाम रखा गया था, चीन में, ठीक है। सामुदायिक शिक्षा, अमेरिका में या अमेरिका के दक्षिण देशों में इसको सामुदायिक शिक्षा का नाम देकर पुकारा गया। किसको? प्रौढ़ शिक्षा को। चीन में जन शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा कहां पे? अमेरिका में। समाज शिक्षा कहां पर? भारत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आपको ध्यान रखना है। जन शिक्षण कार्यक्रम सोवियत रूस में, जन शिक्षा कार्यक्रम सोवियत रूस में, रशिया। लेनिन ने निरक्षरता के उन्मूलन मतलब निरक्षरता को समाप्त करने में जन शिक्षण कार्यक्रम की घोषणा किया था, या प्रौढ़ शिक्षा इसी नाम से जानी जाती थी, जन शिक्षण कार्यक्रम के नाम से। श्रमिक शिक्षा, भारत में श्रमिक शिक्षा देखिए 1967 में नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करने वाले श्रमिकों की शिक्षा के लिए एक योजना चालू की गई। यह योजना का माध्यम था श्रमिक शिक्षा। श्रमिक शिक्षा
अब इसके अंतर्गत कहा गया कि उनकी शिक्षा के लिए श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना की गई। ठीक है, क्योंकि श्रमिक शिक्षा या विशेष प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा थी, या जो श्रमिकों को उनके संघ सदस्यों, परिवार के सदस्यों और नागरिकों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा तथा उत्तरदायित्व के प्रति अधिक समझबूझ का विकास करती है। तो श्रमिक शिक्षा विकास और समूह समस्याओं पर बल देती थी। तो इसी प्रकार श्रमिक शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा के एक अंग के रूप में इसको स्वीकार किया गया, यानी इसको एक्सेप्ट किया गया। श्रम एवं जयते इसका एक स्लोगन है। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है ना। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड। आगे अगर हम बात करते हैं सतत शिक्षा व्यक्ति के लिए ऐसे अवसर प्रदान करती है जिससे वह अपने व्यवसाय, उत्तरदायित्व और विभिन्न सीमाओं में रहते हुए अपनी अभिरुचि यानी इंटरेस्ट एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा का क्रम जारी रखता है। अप्रौढ़ शिक्षा सतत शिक्षा के लिए आधार का कार्य करती है। आधार का, तो सतत शिक्षा की बात करता है तो किसका कार्य करती है? एक बेस बनाने का काम करती है, एक बेस बनाने का कार्य करती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, परीक्षाओं में अगर आप लोगों से सवाल पूछता है तो किस तरीके से पूछता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य रहेंगे मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा, है ना। तो याद होना चाहिए आपको, सिंपल सी बात है कि समाज शिक्षा की अगर बात करता है तो उस समय आप याद रखिएगा कि नागरिक शिक्षा आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य और भावनात्मक एकता, सौंदर्य को लेकर समावेश है। और यह समाज शिक्षा कहां पर चलाई गई? तो आप बताइएगा भारत में। आपसे पूछेगा कि जन शिक्षा का नाम प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना गया कौन से देश में, तब क्या नाम बताएंगे आप? सर चीन में। चीन बताओगे। बताइए, आपसे पूछेगा कि अमेरिका में प्रौढ़ शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न में क्या बताओगे जवाब इसका? सामुदायिक शिक्षा। सामुदायिक शिक्षा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछता है कि लेनिन क्या नाम था? लेनिन महोदय ने निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, ठीक है, जन शिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की थी। जन शिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की थी। निम्न में किस देश से थे? सर रशिया। तो रशिया यानी सोवियत रूस के। बहुत बढ़िया। श्रमिक शिक्षा का कार्यक्रम भारत में कब चलाया गया? 1967। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो। इसी तरीके से सवाल परीक्षा में बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि सतत शिक्षा के लिए आधार का कार्य निम्न में कौन सी शिक्षा की है? बाल्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क शिक्षा, किशोर शिक्षा? तो जवाब क्या आना चाहिए आपका? प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। इस तरीके के सवाल हैं। कहेगा कि व्यवसाय, उत्तरदायित्व विभिन्न सीमाओं में राहत के लिए करती है। तो यहां से अगर अप्लाइड भी बनाएगा तो भी आप इजी पकड़ लोगे, और अगर फैक्ट बनाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर कहता है कि प्रौढ़ शिक्षा के भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया। साक्षरता, समाज शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, द्वितीय अवसर की शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा जैसे विभिन्न नामों से पुकारा गया। इसके कई नाम हैं, आप देख सकते हो। आधारभूत शिक्षा कहा गया, द्वितीय अवसर का शिक्षा बोला गया, प्रौढ़ शिक्षा बोला गया, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा बोला गया, जीवन पर्यंत शिक्षा बोला गया, साक्षरता बोला गया, समाज शिक्षा बोला गया, जन शिक्षा बोला गया, ठीक है, सतत शिक्षा बोला गया, श्रमिक शिक्षा बोला गया, सामुदायिक शिक्षा बोला गया। कई नाम है। इन सभी नामों से प्रौढ़ शिक्षा का नाम सर्वाधिक उपयुक्त और प्रतीत होती है। भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का नाम को भी अपनाया, अतः आगे इसी नाम का प्रयोग किया गया। फिर भी शेष सभी नामों के अर्थों का संक्षेप में स्पष्ट किया जा रहा है कि साक्षरता से अभिप्राय है कि अक्षरों और अंकों के ज्ञान से है। 3R, अक्षर और ज्ञान, जिसकी सहायता से व्यक्ति स्वयं अध्ययन करके वांछित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, यानी अध्ययन करके सकारात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। डेली लिविंग या एक प्रकार से दैनिक जीवन की गतिविधियों में जो यूज की जाती है, उन एजुकेशन यानी उन शिक्षाओं का वो अध्ययन कर सकता है। इसका मीनिंग ये दर्शाया। समाज शिक्षा का तात्पर्य उस ज्ञान से जो बदलती सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति को समाज में स्वस्थ जीवन बिताने के योग्य बना सके, उसी को समाज शिक्षा कहते हैं, या आप उसी को प्रौढ़ शिक्षा का भी नाम ले सकते हो।
प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत और भी चीजें आई कि जीवन पर्यंत शिक्षा से अभिप्राय उस ज्ञान को जीवन में समय समय पर प्रदान करने से है जो तत्कालिक परिस्थितियों में जीने के लिए आवश्यक है। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा से अभिप्राय कि उस शिक्षा से है जो व्यक्ति के जीवन को उन्नत करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रदान की जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं नागरिक शिक्षा का अर्थ में, तो प्रजातांत्रिक समाज में रहने के लिए आवश्यक नागरिक गुणों अर्थात नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को सिखाने के संबंध में नागरिक शिक्षा को रिप्रेजेंट किया गया। और आधारभूत शिक्षा उन ज्ञान तत्वों को जानकारी देना जो वर्तमान समाज में जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए। द्वितीय अवसर की शिक्षा का मतलब क्या था कि एक शैक्षिक अवसर जैसे 6 से 21 वर्ष की आयु, आप लोगों ने बहुत सुना है 6 से 14 वर्ष, बताइए सुना है? जी सर, जी जी। देखिए अगर आपको यहां पर बात किया जाए, बड़ा ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा। मैंने आप लोगों से बताया है कि अगर औपचारिक शिक्षा के आधार पे, किस पे? औपचारिक शिक्षा के आधार पर न्यूनतम प्रौढ़ शिक्षा की आयु क्या है, तो क्या बताओगे? 21। 21। और यदि आपसे पूछा जाए कि द्वितीय अवसर की शिक्षा का न्यूनतम आयु, क्या बताओगे तब? बोलिए। वही 6 से 21। 6 वर्ष बोलोगे, फिर अधिकतम फिर यहां पे करोगे 21 वर्ष, जी। तब अधिकतम करोगे 21 वर्ष। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। सुपर टेट का नाम सुना है? यूपी में एक सुपर टेट होता है यूपी में, उसमें सवाल है, उठा के देख लेना पेपर अगर रखा होगा आपने तो, ठीक है। तो एक द्वितीय अवसर की शिक्षा के से जो तात्पर्य है कि एक शैक्षिक अवसर पर, तो 6 से 21 बताइएगा, का लाभ ना उठाने वाले व्यक्तियों को दूसरे शैक्षिक अवसर पर शिक्षित करना। प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्व को भली भांति पूरा करने के कौशलों के लिए शिक्षित करना कहलाता है प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। एक बात बताएं सर, 6 वर्ष में तो हम लोग बेसिक मतलब इनिशियल शिक्षा तो आती है, तो इसमें द्वितीय प्रारंभिक, अवसर देखो देने की। मैंने आपको यही कहा कि ये प्रौढ़ शिक्षा है, ये प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी जानना जरूरी है। वो तो प्रारंभिक शिक्षा है, वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा में आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि आप उसके अंतर्गत, प्रारंभिक शिक्षा को जब रिलेट कराता है तो आर्टिकल 45 वगैरह से रिलेट कराएगा आपसे, आर्टिकल 21 रिलेट कराएगा आपको, आर्टिकल रिलेट कराएगा 51 का वो अनुच्छेद रिलेट कराएंगे। यहां आपको प्रौढ़ शिक्षा, तो प्रौढ़ शिक्षा बेसिकली जो रिप्रेजेंट किया गया वो द्वितीय अवसर की शिक्षा का मीनिंग बताया कि प्रौढ़ शिक्षा 6 से 14 वर्ष 21 वर्ष की है। तो बहुत लोग ऐसे भी, अगर आपने वहां पे मान लीजिए एजुकेशन भेज रहे हो कि भाई जाओ आप पढ़ के आओ, 6 साल का बच्चा है, तो आप उसे ये ना कहो कि ये एजुकेशन में जो है ये प्रक्रिया जो है चल रही है प्रारंभिक शिक्षा की, क्योंकि वो एक प्रौढ़ शिक्षा होती है। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब आपने सुना होगा कि कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। सिंपल सी बात, एक बात सुनिए, फिर मैं अभी आपके बात सुनता हूँ। जी जी, अभी मैं आपकी सुनता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपने कुछ पेरेंट्स को या कुछ लोगों को ऐसे भी देखा होगा कि जैसे बच्चे जब 6 साल के 7 साल के हो जाते तब तक विद्यालय नहीं जाते हैं। मैं सभी बता नहीं रहा हूँ, एक आध बच्चे ऐसे होते, एक आध पेरेंट्स भी होते नहीं भेजते हैं, चाहे वो स्नेह की वजह से हो, चाहे वो उन बच्चे का मन स्कूल जाने के लिए कह नहीं रहा हो। तो आप उसको क्या करते हो कि कोई घर में आया, रिलेटिव आया, कोई भी आया या आप आया, उनके पेरेंट्स रहे, तो बैठा के उसको 1 घंटे पढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन विद्यालय नहीं जा रहा, वो विद्यालय नहीं जा रहा है, उसको पढ़ा देते हैं। चलो मान लेता हूं कि कभी कभी वो विद्यालय भी चला गया, लेकिन पूर्णतः वो विद्यालय नहीं जाता है। जिस तरीके से एक मानक है कि अगर आप 70 से 80 के बीच में अगर आपका परसेंटेज आता है तो एक प्रकार से बताया जाता है कि आपकी अनुपस्थिति विद्यालय में रही है। और अगर आप इससे नीचे अनुपस्थिति लेके आते हो विद्यालय में, तो वो ये मीनिंग नहीं आप निकालोगे कि आपने सही तरीके से स्कूल में विद्यालय पढ़ाई की है। तब आप वहां पे, अच्छा तब तो उसको बेसिकली ओपन हो जाता है वो कि आपने ओपन किया। लेकिन अब माना नहीं जाता ये कि एक मानक, अगर नई जो शिक्षा नीति आप पढ़ेंगे ना, मैं वहां पे बताऊंगा आपको,
तो एक मानक ये चीजें हो जाती है कि एक मानक है कि अगर आप 80% नहीं ला रहे हो, 70% नहीं ला रहे हो। अगर जो बीएड किए होंगे उनको पता होगा कि उनकी अटेंडेंस चाहिए उतनी, बीएड वाले जानते होंगे 70 और 80% होना जरूरी होता है अटेंडेंस, है ना। तो वो उनको क्या होता है, रेगुलर कहा जाता है, उनकी रेगुलर है वो। क्यों? कारण यही कि आप वहां पे बीएड ले रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, आप शिक्षक बन रहे हो। तो प्रौढ़ शिक्षा में जो 6 साल का बच्चा है, आपको आके पढ़ा दिया तो प्रौढ़ शिक्षा का पार्ट बना है वो। प्रौढ़ शिक्षा में कोई नियम नहीं है, कहीं पर भी कोई भी जाके वहां पर पढ़ाई कर सकता है, उसको प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं। और अनौपचारिकता होती है उसमें, कहीं से कोई भी सिलेबस उठाया, कोई भी पॉइंट है, फलों के नाम आपने पूछ लिया, सब्जियों का नाम आपने पूछ लिया, कोई सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, वो प्रौढ़ शिक्षा का पार्ट बनता है। बात समझ में आ रही है? जी सर, आ गई समझ। हाँ, वो चीजें कहलाती है। अब बताइए आप क्या कह रहे थे, बताइए। चलिए तब सर मैं यही बोल रही थी कि इसमें मतलब ऐसे 6 साल क्यों रखा गया है प्रौढ़ शिक्षा में ना, मतलब ये तो आरंभिक शिक्षा का आयु काल हो जाता है ना सर। देखिए, तो उसका ये बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना उचित है, लेकिन आपको बता दो, ये देखिए ना, कुछ जैसे मैंने कहा फैक्ट है प्रौढ़ शिक्षा का, जी ये जी ये फैक्ट का प्रौढ़ शिक्षा द्वितीय अवसर की शिक्षा के मीनिंग को बताया कि भाई उसका प्रौढ़ शिक्षा का नाम है, कई नाम है, जीवन पर्यंत शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, नागरिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, द्वितीय अवसर का शिक्षा, ये नाम है। तो द्वितीय अवसर का शिक्षा में कहा गया कि 6 से 21 वर्ष की आयु का लाभ ना उठा पाने वाला, अब लाभ ना उठा पाने वाला व्यक्ति है, जब लाभ नहीं उठा पा रहा है इतने वर्ष के बीच का बच्चा, तो जी प्रौढ़ शिक्षा उसे नहीं दोगे। अभी देखो ठीक ना, है सर। स्क्रीन दिखाता हूं आपको, ये देखो, कह रहा है कि लाभ ना उठा पाने वाले व्यक्तियों को दूसरे दूसरे का मतलब द्वितीय, दूसरे जी शैक्षिक अवसर पर शिक्षित करना, है ना। जी हाँ, तो इसलिए ये फैक्ट है, ये जी अगर ऐसे तो प्रश्न बनाएंगे, ये फैक्ट आप सीधा बताइएगा इसका, ये सार्वभौमिक सत्य के रूप में, जो इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, प्रिंसिपल के आधार पे ठीक है फैक्ट है ना। जिसमें आप बदलाव कर सकते हो वो तो थ्योरिकल चीजें होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत अनपढ़ प्रौढ़ अपने कार्य को करते हुए शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक, आर्थिक और नैतिक विकास करता है, जिससे वह पूर्ण मनुष्य बन सके। वास्तव में ये वास्तव में है, वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा शैक्षिक दिव्यांग यानी विकलांग शिक्षा विहीन व्यक्तियों के पुनर्वास का एक सामाजिक प्रयास है। प्रौढ़ शिक्षा का बहुउद्देशीय प्रयत्न है, जिसमें व्यवहार के तीनों पक्ष, जैसे व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि व्यवहार के पक्षों के नाम बताइए, यह कौन सा है कौन सा नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, सुना होगा, बताइए। ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक विकास का जो पक्ष है, क्या आप ये जानते हैं? ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य, प्लीज बताइएगा, हर्बर्ट ब्लूम। अरे भाई, ब्लूम के बारे सर में नहीं थोड़ा सा जानते हो? एक्सप्लेन कर दीजिए। ब्लूम के अनुसार सीखने का उद्देश्य था 3 प्रकार का। ये पार्ट 1 वाले यूजीसी नेट का, यहां पे ध्यान से सुन लीजिए एक बार। ब्लूम ने एक ज्ञानात्मक बताया, है ना, ज्ञानात्मक उद्देश्य बताया। ज्ञानात्मक का मतलब था कि सूचनाओं का ज्ञान और तथ्यों की जानकारी से होता है, अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं द्वारा इसी उद्देश्य को प्राप्त की जाती है, उसको कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और दूसरा, उसने भावनात्मक चीजों को जोड़ा, अफेक्टिव को जोड़ा। और भावनात्मक क्या था कि भावनात्मक का संबंध रुचि और अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से होता है, यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया, भावनात्मक। और एक था आपका क्रियात्मक, जो बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर, तो क्रियात्मक का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण और कौशल के विकास से था। इस उद्देश्य का संबंध औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण से होता था, व्यावसायिक प्रशिक्षण से होता था। तो शिक्षा का इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया था, जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था तो कई भागों में बांटा। ज्ञानात्मक को इन्होंने 6 भागों में बांटा, जिसमें ज्ञान आता है, फिर बोध आता है, प्रयोग आता है, फिर उसके बाद विश्लेषण आता है ना? फिर उसके बाद संश्लेषण आता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मूल्यांकन आता है। ये 6 पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर वहीं अगर भावनात्मक की बात किया गया तो भावनात्मक भी 6 पार्ट में डिवाइड हुआ। इसको भी कहा गया अग्रह होता है,
अग्रह बोला गया एक को, फिर एक को अनुक्रिया बोला गया, फिर एक को अनुकूलन बोला गया। अनुकूलन होगा या अनुमूल्यन? अनुमूल्यन होगा। अनुकूलन अनुमूल्यन बात दोनों एक ही है, अनुकूलन करिएगा, अनुकूलन हुआ। फिर उसके बाद प्रत्ययीकरण बोला गया, फिर उसके बाद व्यवस्थापन बोला गया, व्यवस्थापन बोला गया, फिर उसके बाद चरित्र का निर्माण बोला गया। ये 6 इसमें आए। क्रियात्मक में भी 6 बोला। क्रियात्मकता के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उद्दीपन आया, उद्दीपन को जिक्र किया, कार्य करना बताया, फिर नियंत्रण बताया, नियंत्रण बोला, फिर उसके बाद समायोजन बोला, फिर उसके बाद स्वाभिकरण बोला, फिर उसके बाद आदतन पढ़ना, आदतन पढ़ना या हैबिट कौशल, इसके बारे में बताया। तो ये बेसिकली क्या थे? ये एक प्रकार से एलिमेंट थे। जैसे ज्ञान की बात कर रहे तो ज्ञान क्या था? छात्रों का प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान की क्रियाओं को तथ्यों, शब्दों, नियमों, सिद्धांतों की सहायता से विकसित करना ज्ञान है। ठीक है। बोध का मतलब समझ था। समझ के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। जिस पाठ्यक्रम या जिस पाठ्य वस्तु जहां पे तथ्य, शब्द, उपाय, साधन, नियम, सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करना अर्थात प्रत्यास्मरण कहलाता था। तो वहां पे इनका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बोध का उद्देश्य की क्रियाओं के अंतर्गत ना ये जरूरी है पाठ्य वस्तुओं की व्याख्या करना, फिर उसका एलिमेंट यानी एक प्रकार से उसका प्रयोग, फिर उसका विश्लेषण, फिर उसका संश्लेषण यानी एक प्रकार से तथ्यों का एक नवीन रूप से सृजित करो, उसको संश्लेषण, फिर उसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, इसी तरीके के सारे शब्दों में रिलेट कराया गया है ना। तो ये जो शब्द आपने देखा ज्ञान को निम्न स्तर बोला गया, ज्ञान को निम्न स्तर बोला गया। ठीक है। 5वें और 6ठे को, ये ज्ञान और बोध को निम्न स्तर बोला गया। प्रयोग और संश्लेषण को मध्यम स्तर बोला गया। संश्लेषण और मूल्यांकन को उच्च स्तर बोला गया, उच्च स्तर बोला गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये ब्लूम की थ्योरी। सर एक बार ये स्तर दोबारा बता दीजिए, निम्न स्तर, उच्च स्तर और निम्न स्तर को मैडम, निम्न स्तर को जो है ना ज्ञान और बोध को बोला गया। जो ज्ञान और बोध है वो निम्न स्तर का था, लो लेवल था। जो आपका अगर हम बात करते हैं प्रयोग और विश्लेषण, ये मीडियम लेवल था यानी मध्यम स्तर था। और जो संश्लेषण और मूल्यांकन था वो हायर लेवल था, उसको उच्च बोला गया। ठीक है। ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये ब्लूम का था। तो देखिए यहां पे बोला ना कि इसने कहा कि व्यवहार के 3 पक्षों को, जिससे ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक के विकास में क्रमशः साक्षरता प्रसार, चेतना जागृत, व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि को शामिल किया। ठीक है। उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकताएं। अशिक्षित मानव पशु के समान ही होता है। बिल्कुल बात सत्य है। अशिक्षित मानव क्या है? पशु के समान ही तो है। वर्तमान के समय में सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, तकनीकी वातावरण में अपने को समायोजित करने के लिए प्राकृतिक संपदा व वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिकतम सदुपयोग करने के लिए मानव का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। तो ये प्रौढ़ शिक्षा की नीड है। उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा की मानवीय आवश्यकता। प्रौढ़ शिक्षा वास्तव में एक मानवीय आवश्यकता है। अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान तो है, जो अपनी जैविकी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अपने संपूर्ण जीवन को आहुति दे देता है। शिक्षा व्यक्ति को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने की योग्य बनाती है ना। इसे बेसिकली मानवीय आवश्यकता के आधार पे कहा कि भाई प्रौढ़ शिक्षा भी प्रौढ़ों को अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की योग्य बना सके, है ना। और प्रौढ़ शिक्षा पारिवारिक आवश्यकता होती है, पारिवारिक आवश्यकता की भी प्रतीक मानी जाती है। शिक्षित प्रौढ़ अपने परिवार का पालन पोषण अधिक अच्छे ढंग से कर सके। पढ़े लिखे माता पिता बच्चे की पढ़ाई में अच्छे जो है रहते हैं और उनकी पढ़ाई के बीच में छोड़ देने की संभावनाएं भी कम रहती है। तो पारिवारिक चीजों को शिक्षित माता पिता परिवार के वातावरण को अच्छा बनाना रखते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। तो ये भी जरूरी होता है। प्रौढ़ शिक्षा की राजनीतिक आवश्यकताएं। प्रौढ़ शिक्षा में प्रौढ़ों को अपने अधिकार और कर्तव्यों को ज्ञान कराने के सामर्थ्य होगी, जिससे प्रौढ़ अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के स्वतः पालन करने के लिए योग्य बना सके, है कि नहीं। ये प्रौढ़ शिक्षा की राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, नीड है। ये पूर्ण शिक्षा की आवश्यकताएं हैं। हमारी शिक्षा संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा अपूर्ण होने के कारण दोषपूर्ण है, और इसका कारण यह है कि व्यक्तियों की वास्तविक जीवन
आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के संबंध है ना। अतः जब व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है तब वे अपनी शिक्षा को अपूर्ण पाता है। तो इस अपूर्ण शिक्षा के दोष को दूर करना है तो उसे हम पूर्ण शिक्षा की नीड होगी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सामाजिक आवश्यकता होती है। हमारे देश में अनेक सामाजिक समस्याओं का विकराल रूप धारण कर ली, जैसे दहेज प्रथा है, सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता है, इत्यादि चीजें आती हैं, है ना। इन शिक्षाओं, इन चीजों को, इन जो दुष्परिणाम है, इसको आपको दूर करना है। चाहे वो आप आंदोलन के माध्यम से करिए, चाहे आप सुधार के माध्यम से करिए, एक सुधारक के रूप में काम करिए। तो सामाजिक आवश्यकता क्या इस तरीके से बनी? दहेज प्रथा को समाप्त करना, इसके लिए जरूरी था प्रौढ़ शिक्षा, ये नीड थी। तभी हम जितनी भी कुप्रथाएं हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। सामाजिक आवश्यकताएं समाज की प्रगति का मूलाधार है। इसके सदस्यों के पारिवारिक सहयोग और सहयोग ही समाज को बल देता है, इसकी रक्षा करता है और उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। ये सामाजिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो प्रौढ़ शिक्षा का कुछ क्षेत्र है और इसमें कम से कम 5 कार्य शामिल किए गए हैं। प्रौढ़ का आत्म अभिव्यक्ति एवं निपुण बनाने में साक्षर का प्रसार, और व्यक्तियों को अपना स्वास्थ्य ठीक करने की दृष्टि से स्वास्थ्य शिक्षा, प्रौढ़ों की आर्थिक उन्नति के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए नागरिकता का शिक्षा, और खाली समय में सदुपयोग करने के लिए स्वास्थ्य मनोरंजन का शिक्षा। इन चीजों को कहा गया प्रौढ़ शिक्षा। देखिए, अगर आप खाली बैठे हैं, है ना, तो उस समय कोई कार्य करें। खाली अगर बैठे हैं तो आप कहने का मतलब यह है कि अगर आप खाली समय में एनवलप बना लिए, कैरी बैग बना लिया, ठीक है, आप खाली समय में मान लीजिए कि जाके पार्क वगैरह में कहीं पर आपने योगा कर लिया, इसका मतलब यही हुआ कि मनोरंजन यानी खाली समय का सदुपयोग आपने किया है। आपने एनवलप बना लिया, आपने स्वास्थ्य से संबंधी मनोरंजन यानी कोई कार्यक्रम कर लिया। कार्यक्रम का मतलब यही हुआ, आपने योगा वाला कार्यक्रम किया है, योगा का कुछ प्रशिक्षण किया है, ठीक है। योगा हो गया, जिम हो गया, इत्यादि बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप रिलेट करा सकते हो प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र को, ठीक है। इस चीजों को आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिए। जी सर, क्लियर है। आगे बात करते हैं। कोठारी आयोग ने 1964 की बात करता हूं अगर मैं, किसकी? 1964 और 1966 की बात। ध्यान रखिएगा, ये कोठारी आयोग की बात हो रही है। कोठारी आयोग 1964 और 1966 की भूमिका आती है। उस समय भारत में पालन की जाने वाली शैक्षिक प्रणाली का आकलन करना और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था कोठारी आयोग। तो इसी में भारतीय संदर्भ में प्रौढ़ शिक्षा के प्रभावशाली कार्यक्रम के नियोजन में निम्न बातों पर विचार करने के लिए सुझाव दिया गया। तो कहा गया कि निरक्षरता को दूर करना यानी उन्मूलन, सतत शिक्षा, जो है पत्राचार पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, प्रौढ़ शिक्षा के लिए विद्यालय की भूमिका, प्रौढ़ शिक्षा के लिए संगठन और प्रशासन, ये रिप्रेजेंट हुआ कोठारी शिक्षा आयोग में, है ना। तो सवाल बनता है परीक्षा में कि कोठारी आयोग की जो है बेसिकली लाया कब गया, तो आप 1964-66 बताएंगे। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न मुद्दों को लेकर समस्याओं को विस्तृत अध्ययन करने के लिए इस आयोग के द्वारा 12 कार्यबल, ठीक है, 7 कार्य समूह का गठन किया गया था, ठीक है। और आयोग के द्वारा ही कुछ सिफारिश की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 में, 68 में, 1968 में। कोठारी आयोग के उद्देश्य से तो भारत में शिक्षा प्रणाली का आयोग के द्वारा ही तो सिफारिश की गई थी, जी सर, है ना। तो 1968 में आया था। फिर बाद में ये तो प्रक्रिया जो है बदले, और इसी कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को जब भारत सरकार के द्वारा इसे किया गया ना, तो उस समय तत्कालिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शैक्षिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, है ना। तो इसमें क्या चीजें थी, इसमें जानते हो?
इसमें था विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान और जो है छात्र कल्याण, शिक्षक प्रशिक्षण, नई तकनीकी के तरीके, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्त, ये सारी चीजें थी जो आयोग ने 12 टास्क फोर्स बनाया था। इसी को 12 टास्क फोर्स कहा गया। जो 7 समूह कार्य थे वो 7 कौन से? महिला शिक्षा था और पिछड़ा वर्ग शिक्षा था, स्कूल भवन था और स्कूल सामुदायिक संबंध, सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूल के पाठ्यक्रम। ये 7 थे कार्य समूह, ये 7 थे कार्य समूह। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, कुछ नोट ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी, नोट भी कर रहे हो क्या? 7 ओके, और 12। अच्छा अच्छा, हम तो सोच, चलो कोई बात नहीं, नोट करवा देते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जो 12 थे जी 12 जो दर्शाए गए थे वो टास्क फोर्स थे। क्या जी। थे? टास्क फोर्स थे। टास्क फोर्स। तो एक था उसमें विद्यालय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, दूसरा था उच्च शिक्षा, तीसरा था तकनीक शिक्षा, चौथा था कृषि शिक्षा, पांचवा था प्रौढ़ शिक्षा, है ना, प्रौढ़ शिक्षा, छठा था विज्ञान शिक्षा, सातवां था शिक्षक प्रशिक्षण, सातवां हो गया, आठवां था छात्र कल्याण, नौवां था नई तकनीक, 10वां था जनशक्ति, 11वां था आपका शैक्षिक प्रशासन, 12वां था शैक्षिक वित्त। ठीक है, ये था 12 टास्क फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। अब 7 मैंने क्या बताया था आपको? कार्य समूह, सरकार 7 कार्य समूह थे। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जी तो एक था जो है महिला शिक्षा, दूसरा था पिछड़ा वर्ग शिक्षा, ओबीसी शिक्षा, तीसरा था स्कूल भवन, चौथा था स्कूल सामुदायिक भवन या सामुदायिक संबंध कह लीजिए, सामुदायिक संबंध, पांचवा था सांख्यिकी, छठा था पूर्व प्राथमिक शिक्षा, सातवां था स्कूल के पाठ्यक्रम। इस तरीके से ये बनाए गए कोठारी आयोग के अंतर्गत 7 जो है 7 कार्य समूह। ठीक है, ये चीजें दर्शाई गई थी। आपने नाम सुना होगा 10 + 2 + 3। जी 10 सर। + 2 + 2 + 3, 10 + 2 + 3 इसके रूप में बेसिकली सिफारिश की गई थी। कोठारी आयोग के शैक्षिक संरचना का एक पैटर्न था, ये एक पैटर्न है ना। तो इसमें जैसे ना प्री स्कूल स्टेज था। देखो मैं नई जब शिक्षा नीति पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर मैं बताऊंगा थोड़ा सा जो नई शिक्षा नीति के पार्ट है, फिर भी मैं 2-3 पार्ट यहां पे बता देता हूं आपको। जो प्री स्कूल स्टेज था, स्टेज है, वहां 1 से लेकर 3 साल की शिक्षा बताई गई। प्राथमिक शिक्षा की बात अगर की गई तो वहां पे 7 से 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को निम्न प्राथमिक स्तर में जोड़ा गया, निम्न प्राथमिक शिक्षा, है ना। तो इस तरीके से फिर उच्च माध्यमिक चरण जोड़े गए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 10 + 2 + 3 वाला पैटर्न था उस पर ये लागू था, है ना, स्कूली शिक्षा। लेकिन अब ये परिवर्तन हो चुका है। ये क्या हो चुका है? परिवर्तित हो चुका है नई शिक्षा नीति के माध्यम से। ठीक है, आगे प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या था, है ना। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य की बात करें तो 2 भागों में व्यवस्थित बांटा गया था। एक व्यक्तिगत उद्देश्य था, दूसरा सामाजिक उद्देश्य था। व्यक्तिगत में क्या था कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को कर्तव्यों का पालन की दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई, जिसमें शिक्षा के द्वारा प्रौढ़ के बौद्धिक विकास करना। दूसरा था कृषि, शिल्प और घरेलू उद्योग धंधों इत्यादि में प्रशिक्षण देकर प्रौढ़ों का व्यावसायिक प्रशिक्षण का विकास किया गया। यह व्यक्तिगत है सभी सभी। स्वास्थ्य शिक्षा प्रमुख रोगों के उपचार पद्धति और संतुलित आहार और ज्ञान देकर प्रौढ़ों के शारीरिक विकास को ठीक करना था।
प्रौढ़ों का सामुदायिक जीवन की कला को अवगत कराकर उनके सामाजिक विकास करना था। प्रौढ़ों को नृत्य, संगीत, गीत, लोकगीत आदि के माध्यम से सांस्कृतिक क्रियाओं को ज्ञान देकर उनका सांस्कृतिक विकास करना था। यह व्यक्तिगत है सब। दूसरा एक था सामाजिक दृष्टिकोण से उद्देश्य। प्रौढ़ शिक्षा में सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया कि विभिन्न व्यक्तियों और उद्देश्यों के बीच जो है बढ़ती अलगाववादी की भावना को समाप्त करना है और राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का निर्माण करना। यह सामाजिक था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो उपहार साधन की सुरक्षा का सदुपयोग करना और उसका विकसित करना। सहकारी और सामाजिक संस्थाओं का संगठन और संचालन करना। समाज हित और राष्ट्र हित के सामने व्यक्तिगत हितों को कुर्बान कर देने की भावना को विकास करना सामाजिक उद्देश्य का मोटो था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से एक नंबर का जरूर सवाल पूछा जाएगा, केवल आप ध्यान रखिएगा इसकी डेट को। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। केवल सन 1988 में आया था। कब आया था? 1988 में। 15 से 35 वर्ष की आयु की सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से साक्षरता मिशन को लाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं बताइए जरा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? और यह मनाया जाता है 8 सितंबर को, है ना। 2009 के अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन जो है ना स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से साक्षर भारत मिशन का आगाज किया गया था। उसी का आगाज किया गया था। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिए जाने के बावजूद भी निरक्षरों की संख्या निरंतर वृद्धि की जा रही है या हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्षरता का प्रतिशत में सुधार हुआ है, परंतु निरक्षर की संख्या विगत 30 वर्षों में 1.5 गुनी से अधिक हुई है। सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में देश में 30 करोड़ व्यक्ति के निरक्षर थे। सन 1981 में बढ़कर 44 करोड़ हो गए। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की रचना की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ 5 मई 1988 को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। इसी दिन इस मिशन का प्रारंभ राज्य स्तर पर राज्यों के राजधानियों से किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि 15 से 35 वर्ष की आयु के 3 करोड़ निरक्षरों को सन 1990 तक, 5 करोड़ को सन 1995 तक, कुल 8 करोड़ निरक्षर को साक्षर करने का संकल्प लिया गया था। और मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों पर जो निरक्षर लोग थे उन्हीं पर यह बल देता था, है ना। विशेषकर साक्षरता के प्रचार और प्रसार के राष्ट्र के 5 तकनीकी मिशनों में से एक है, जिसमें तकनीकी विज्ञान की खोज और लाभ समाज के उपेक्षित वर्गों को भी मिल सके। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एक सामाजिक मिशन है। इसका अर्थ यह है कि मिशन के उद्देश्य को पाने के लिए सभी जगहों पर राजनीतिक संकल्प मौजूद हो, सामाजिक शक्तियों को जुटाना या जुटाया जा सके और लोगों की पिछड़ी शक्तियों को जगाकर उनसे साक्षरता अभियान में सहयोग लिया जा सके। इस तरीके की बात इसके अंतर्गत की गई थी। ठीक है, बस यही चीजें हैं, इसके आगे कुछ है नहीं। आप इसके आगे ये सब है, जीप में लिखा गया है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। बाकी जो मेन था मैंने करवा दिया आपको, मेन जितना था मैंने यहां पे करवा दिया है प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है? बता दीजिए। जी सर क्लियर है। हाँ, प्रौढ़ शिक्षा को पीडीएफ अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसी को देख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और क्लास अब आपकी नहीं है शाम की। ठीक है, हाँ, अब आपकी नहीं, क्लास कल भी नहीं है, कल भी हमारे यहाँ जो है भंडारा उंडारा है ना,